मोदी सरकार के 2 साल पर लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। अब तक हमने देखा कि 2 साल में मोदी मैजिक बरकरार है। विदेश नीति पर पाकिस्तान को छोड़कर काफी कामयाबी मिली है। लेकिन आज हम बात करेंगे असली टेस्ट की। जब मोदी सरकार आई थी तो विकास का वादा लेकर आई थी। उस वक्त इकोनॉमी की हालत काफी खराब थी, मैन्युफैक्चरिंग थमसा गया था और पॉलिसी पैरालिसिस की बात हो रही थी। कितना बदला है इन 2 सालों में, आज इस पर खास चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं एक खास सर्वे पर। लोकल सर्कल्स नाम की एजेंसी ने ऑनलाइन सर्वे में करीब 4.25 लाख लोगों की राय ली है। उनसे पूछा गया कि वो मोदी सरकार से कितने खुश हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सर्वे में क्या निकल कर आया है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिनों का वादा कर सिंहासन पर काबिज हुए थे। उन पर करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार है। 2 साल बाद अब यही पूछा जा रहा है कि लोगों की उम्मीदों पर मोदी कितना खरे उतरे, इकोनॉमी को पटरी पर लाने में वो कितने सफल रहे। मोदी मैजिक पर ऑनलाइन पोर्टल लोकल सर्कल ने ताजा सर्वे किया है। इस सर्वे में 4.25 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 46% लोगों ने माना कि मोदी सरकार 2 साल में कामकाज पर खरी उतरी है। 18% लोगों ने इसे उम्मीद से ज्यादा बताया, जबकि 36% लोगों ने उम्मीद से कम बताया। भ्रष्टाचार से लड़ाई में भी मोदी सरकार कामयाब होती दिख रही है। 61% लोगों ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 60% लोगों ने ये भी माना है कि देश में कारोबार करना आसान हुआ है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल होती दिख रही है। 55% लोगों ने कहा कि रोजमर्रा के खर्चों में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि 38% लोगों का मानना है कि महंगाई में कमी आई है। नई नौकरी के मामले में भी मोदी सरकार के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। 43% लोगों का कहना है कि देश में बेरोजगारी कम नहीं हुई है। हालांकि 35% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी कम हुई है। विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को फुल नंबर मिले हैं। मोदी ने ब्रांड इंडिया को चमकदार बनाया है, ऐसा 90% लोगों का मानना है। लेकिन 51% लोगों का ये भी मानना है कि मोदी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में नाकाम रहे हैं। इस सर्वे के नतीजे मिले जुले रहे हैं। सरकार के प्रति लोगों की राय अच्छी है, लेकिन आम जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अभी काम बाकी है। मसलन 76% लोग मानते हैं कि वो अपने और परिवार के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग इस सरकार को और समय देने को तैयार हैं। परसेप्शन के खेल में सरकार बाजी मार गई है, क्योंकि महंगाई की मार और बेरोजगारी झेलने के बावजूद लोगों को अपना भविष्य उज्जवल लग रहा है। इस सर्वे की तरह इकोनॉमी में भी यही ट्रेंड नजर आता है। IMF भारत को दुनिया में ब्राइट स्पॉट मानता है। GDP ग्रोथ सुधरी है और FDI बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट का हाल खराब है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार धीमी है और खाने पीने की चीजों की महंगाई ज्यादा है। तो क्या मोदी सरकार वाकई इकोनॉमी के अच्छे दिन ला पाई है? देखिए आवाज अड्डा पर बड़ी डिबेट। देखिए, यही एक थीम नजर आती है जब हम इकोनॉमी का भी डिस्कशन करते हैं। परसेप्शन के खेल में एक साफ तौर पर नजर आता है कि ये सरकार कुछ कर रही है। GDP के नंबर बेहतर हुए हैं, ओवरऑल महंगाई का आंकड़ा सुधरा है। लेकिन जहां तक नौकरियों की बात है, रिटेल महंगाई की बात है, दालों के दामों की बात है, तो कहानी अलग है। असलियत क्या है और क्या सही ट्रैक पर हम चल पड़े हैं? आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अमन सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता संजय झा से बात करेंगे। मिंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल पद्मनाभन हमारे साथ हैं। कार्नेशन के फाउंडर जगदीश खट्टर, राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और सिट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका इस खास चर्चा में। संजय सिन्हा जी, सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं इस सरकार के 2 सालों को? क्योंकि अगर थोड़ा सा लुक बैक करें तो चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि एक मसीहा आ जाए मार्केट के तौर पर, खास तौर पर, और पूरी चीजें बदल दे, थोड़ी तेजी लाए, रफ्तार लाए, डिसीजन मेकिंग तेज हो जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अपने फाइल बंद करके बैठ गए थे। वो सब कितना चेंज हुआ है? तो अगर इस सवाल का जवाब मैं दूं तो 3 हिस्से में दूंगा। एक तो सबसे पहला कि जब मोदी जी की सरकार आई तो जो मार्केट या इकोनॉमी की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन मार्केट्स को लगने लगा, इकोनॉमी को लगने लगा कि करीब 3 महीने के अंदर सारा सुधार हो जाएगा। और इसलिए अगर आप देखिए, अगर आप सेंसेक्स को ही एक बैरोमीटर मान ले इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स का,
तो मोदी जी के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ 16 मई को, और अगस्त के महीने से ही बाजार में थोड़ा ठहराव आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे महीने पार होते गए, उनकी कार्यकाल की पहली साल जब तक खत्म होने को आई, तो काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट आ गया था कि जितनी आशाएं थी उतनी उस पर वो खरे नहीं उतर रहे थे। दूसरा जो इस सवाल का जवाब का पहलू है वो होगा कि उन्होंने धरातल पे क्या किया। तो मेरे ख्याल से जो उनकी पहली मैं कहूंगा कि लैक ऑफ सक्सेस रही, वो रही लेजिस्लेटिव फ्रंट पे। जो बाजार जो उत्साहित हो गया था वो इस बात से हो गया था कि करीब करीब 283 सीट लेके एनडीए की सरकार बनी थी, और उसके पहले जो यूपीए की सरकार थी वो कोई भी पार्लियामेंट में गतिविधि नहीं कर पा रही थी, कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं हो रहा था। और उसके बाद 283 सीट लेके अगर कोई पार्टी पावर में आ रही थी तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि पार्लियामेंट में कोई भी ठहराव नहीं आएगा। तो वो ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। और अब अगर 2 साल के बाद अगर हम उनकी उपलब्धि को देखते हैं तो हमको लग रहा है कि काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब बैलेंस हो गए हैं। और बाजार हम लोग जैसे कहते हैं कि बाजार में जो उछाल आता है उसके 2 कारण होते हैं, या तो अर्निंग्स बहुत जोर से उछल जाएं तो बाजार में उछाल आता है, या प्राइस अर्निंग रेशियो, इस उम्मीद में कि अर्निंग्स आगे जाके अच्छी हो जाएंगी तो बाजार में उछाल आता है। तो जो पहली रैली हमने देखी मार्केट्स में वो प्राइस अर्निंग रेशियोज के उछल जाने के कारण हुआ। पिछले 2 साल में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस काफी धीमा सा रहा है, तो अर्निंग्स की ग्रोथ तो आई नहीं। इसलिए ये जो खड़े हैं वहां पर उनकी मैक्रो इकोनॉमिक उपलब्धि जो है जी नहीं, मैं ये पॉइंट रख रही थी संजय सिन्हा जी, जो हमने अपनी ओपनिंग स्टोरी में भी कहा कि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन जो परसेप्शन और फैक्ट्स के बीच का फासला है वो कितना जरूरी है, आपने जैसे बखूबी समझाया। बाजार ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले कुछ महीनों के बाद टेम्पर कर ली। समझ में आया कि एक जादू की झड़ी नहीं चल सकती है, चाहे जितना भी बड़ा मैंडेट हो। जगदीश खट्टर जी, ओवरऑल इकोनॉमी में भी हम यही देख रहे हैं, क्योंकि पहले साल में लगातार गाड़ियों के अगर हम बिक्री के नंबर्स ही ले लें, एक पैमाना गिरते गए। अब पिछले 2-3 महीनों से वो नंबर थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। जी नहीं, तो आप खाली गाड़ियों की बात करेंगे, ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरऑल एक एग्जांपल के तौर पर मैं ये रख रही थी, बट ओवरऑल देखिए, जहां तक गाड़ियां हैं वो तो जैसे इकोनॉमी होती है उसके साथ जाते हैं और बहुत सा सेंटिमेंट होता है। देखिए, जो आपका सर्वे हुआ है, जो उसका मैंने सुना है, आई थिंक वो काफी हद तक जो हमारे व्यूज है उससे मैच करता है कि कई चीजों में ठीक हुआ है, कई चीजों में नहीं हुआ है, मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव होगा। अभी हमारे अब साथी साहब ने कहा कि लेजिस्लेटिव का नहीं हुआ है या बाकी जहां तक मार्केट है, देखिए ये तो फ्लक्चुएट करती जाएंगी। और जो मेरा विश्वास है, अगर जो हमारे देश में हमें जो कुछ करना है 70-80% एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, वो इन्हीं के कंट्रोल में है, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं ना। देखिए, इंडस्ट्री का देखा जाए तो 2-3 चीजें हैं इंडस्ट्री में। एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, आई थिंक इसमें सरकार की थोड़ी सी एम्फेसिस नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर को अभी जाके उन्होंने तवज्जो दी है, पहले उन्होंने नहीं दिया था। तो जहां तक इंडस्ट्री में है, मेरे ख्याल में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री इकट्ठा ले जाना था तो एक सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में और बाकी एरिया में बहुत हो सकता था, वो था खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। जी, उसमें कुछ नहीं किया है। जिससे अगर वो एम्फोसिस करते तो देखिए ये चीजें हैं जो जिसकी डिमांड बढ़ाई जा सकती है, अगर उस पर जहां तक पैसा चाहिए, डिजाइन चाहिए, वो हो सकता था, वो नहीं हुआ है। ओवरऑल इंडस्ट्री में, और ये बहुत स्टेट्स भी करती हैं, एकदम बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत किया जाता है। एफडीआई चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, सब चाहिए, उसके लिए करिए, लेकिन उसमें जहां तक उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको 3-4 साल लगते हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज इतने जल्दी नहीं आती है, वो फूक के आती हैं। मीनवाइल इनको करना चाहिए था जो हमारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। आई थिंक 70%-80% एम्प्लॉयमेंट तो वहां से आती है। उनको अगर कंसंट्रेट करते हैं, अगर उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती तो वो हमारे सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर थे।
तो उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। एफडीआई जरूर करिए, आपने लिबरलाइज किया है, वो आएंगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन साथ साथ में हमें इंडस्ट्री ग्रो करनी है और जो ठीक नहीं चल रही है उनको ठीक करना था, तो वो ये हुआ है। सब जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, देखिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेहनत किया है। रोड देखिए, रेलवेज देखिए, पावर सेक्टर मेजर चेंजेस हुई हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में चेंजेस हुई हैं। तो आई थिंक इसमें इनकी जो इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा किया है। और बहुत हद तक जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, सरकार ने उसका फायदा उठाया है। लेकिन सरकार ने कुछ अपना खर्चा कम नहीं किया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हमने सोचा था कि उसको ये रैशनलाइज करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स लाएंगे, कुछ नहीं किया है। जो लॉस मेकिंग है उनमें और पैसा डाला जा रहा है जी। जो अच्छी PSUs हैं उनको कहा जा रहा है कि जो ठीक नहीं चल रही है उनको टेक ओवर किया जाए जी। तो उसमें मेरे ख्याल में ये खरे नहीं उतरते हैं, वो ठीक नहीं हुआ है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं। एक चीज मुझे और कहनी है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी एंड पुलिस। एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा होता है जो बिजनेस रोज के रोज चलती है उनको हेल्थ चाहिए अच्छी, एजुकेशन लोगों के लिए चाहिए जो उनके वर्कर्स हैं, जुडिशरी में क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ये चीजें इग्नोर हुई हैं उनकी। ओके, बहुत ही पॉइंटेड और ओवरऑल एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया जगदीश खट्टर साहब ने। अनिल पद्मनाभन जी, आपको याद होगा कि नई सरकार आने के बाद से ही बिग रिफॉर्म्स, बिग बैंग रिफॉर्म्स की उम्मीदें शुरू हो गई। एक साल निकल गया और उसके बाद लोगों को समझ में आया कि इस सरकार का स्टाइल वैसा नहीं है। इतना बड़ा मैंडेट देकर जो लगा था कि एकदम से सब लेजिस्लेशन चेंज हो जाएगा, बिटर पिल हमको खिलाया जाएगा हर बजट में, वैसा वो नहीं करे। वो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स में विश्वास करते हैं। वो रियलाइजेशन क्या अब आ चुकी है? तमन्ना जी, ये एक्चुअली एक मिसनोमर है, मतलब एक गलत असेसमेंट है, शुरुआत ही गलत है। मतलब आपके ये बिग टिकट रिफॉर्म्स, कौन कहते हैं बिग टिकट रिफॉर्म्स, इसको डिफाइन कौन करता है? ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे राइट विंग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। आप उसको इस तरीके से मत देखिए। आप अगर देखिए जो सरकार ने जो 2 साल में किया है, जैसे खट्टर साहब ने समझाया और उनके पहले सिन्हा साहब ने भी समझाया, उन्होंने काफी कुछ किया है, लेकिन कुछ इनकी कमियां भी हैं, वो हम दोहराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम जो अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब भारत की जो कमियां थी ये स्ट्रक्चरल इन नेचर है। आप किसी भी चीज देखिए, फिस्कल डेफिसिट देखिए, स्किल डेफिसिट देखिए, एजुकेशन जो खट्टर साहब ने कहा है, एजुकेशन डेफिसिट देखिए, हेल्थ डेफिसिट देखिए। इनका निर्णय सिर्फ पैसे लगाने और नए स्कीम लॉन्च करने से नहीं है, एक फंडामेंटल नींव से इनका चेंज जरूरत था। तो अगर आप हटके देखेंगे, पीछे हटके देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर में इन्होंने अभी किया, ये क्रॉप इंश्योरेंस का जो किया है, ई मार्केट, जो एक नेशनल ई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं किसानों के लिए, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब इसमें एक इनिशिएटिव लिया है। आप कह सकते हैं कि ये देर से लिया है, कम लिया है, लेकिन ये जो परसेप्शन है कि बिग टिकट रिफॉर्म्स एंड इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, ये गलत है। यू हैव टू सी कि इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, इनका एक तो लेट किया है सम चेंज, वही मैंने इनकी कमी जो है रूरल डिस्ट्रेस, इनकी सबसे बड़ी कमी सरकार की रही है कि इन्होंने 1 साल लेट रिस्पॉन्ड किया रूरल डिस्ट्रेस के लिए। बट ये इनका इनहेरिटेंस था, मतलब ये नाइदर यूपीए ने क्रिएट किया ना एनडीए ने, ये नेचर है। एग्रीकल्चर सेक्टर बदला है और 2 बैक टू बैक ड्राउट आए हैं, तो ये ऐसा इनका जो आर्थिक इनहेरिटेंस है अच्छा नहीं रहा। तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम इनका लेट है। बट आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने रिफॉर्म इनिशिएटिव नहीं लिए। ओके, हम आते हैं हमारे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पास, लेकिन उससे पहले पूरे एक्सपर्ट्स की राय ले लें। मनीषा प्रियम जी, जब सिलिकॉन वैली गए थे मोदी जी, तो उस टाउन हॉल में एक सवाल उनसे पूछा गया था कि इतनी देर क्यों लग रही है अच्छे दिन आने में, जो हम सब उम्मीद लगाए बैठे, इतनी देर क्यों लग रही है? और उन्होंने कहा था कि एक बड़ी ट्रेन को घुमाने में, यू टर्न लेने में समय लगता है। क्या उतना धैर्य है लोगों में? क्योंकि आज वो पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ है, महंगाई क्या कम हुई है, क्या हमारा अपना जीवन सुधरा है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं इतनी देर से सुन रही थी
जो इकोनॉमी के को देखने वाले लोग हैं उसका पर्यवेक्षण एक तरह से सर्वेक्षण दिखा, सेक्टरल दिखा, ओवरऑल दिखता है, मार्केट्स का सेंटिमेंट्स, उसके मूड्स एंड सेंटिमेंट्स की बात हुई। तो आप ये समझने की चेष्टा कीजिए कि मोदी सरकार की आर्थिक परफॉर्मेंस को या नीतिगत परफॉर्मेंस को दो स्तर पर देखना चाहिए। एक, मोदी सरकार ने मोदी पावर में आने के पहले 550 रैलियां उन्होंने खुद की और डायरेक्टली लोगों को जाके वादे किए। वो वादे वो नहीं है जो CII या एसोचैम या बजट के बाद होने वाली मीटिंग्स के बारे में है, वो लोगों से डायरेक्टली किए और कई उसमें एकदम से आर्थिक थे। सीधा सीधा कहा कि महंगाई घटेगी, रोजगार बनेगा। गुमला जैसे जगह में उन्होंने नौजवानों को ये कहा कि आप खून का रास्ता, माओवाद का रास्ता छोड़िए, हल अपनाइए, कलम का रास्ता अपनाइए। तो एक तरह से हुनर पर उन्होंने बहुत बल दिया। तो लोगों की जो अपेक्षा थी, जो बिल्कुल मार्केट के यूनिट एक्टर्स हैं, जो कि वोट भी डालते हैं और मार्केट के भी यूनिट एक्टर्स वही हैं, FMCG के गुड्स खरीदने वाले, छोटे छोटे पाउचेस में शैम्पू या पान पराग अनफॉर्चुनेटली खरीदने वाले, यही वो कंज्यूमर्स हैं जिनकी आशाओं पर एक कक्र वोट हुआ और इस तरह का मैसिव मेजॉरिटी लेकर के आए। तो यहां मेरे ख्याल से सैन फ्रांसिस्को में जो सवाल पूछा गया है वो इससे संबद्ध है कि वो वाले अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, और मेरे हिसाब से वो वाले एक तरह से नहीं आए हैं। और विडंबना ये है कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ लेकर के हमको चलना है आगे, वो ही हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बाय डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में होनी है, यहां होनी नहीं है जी। तो इसमें मैनेज वो कैसे करेंगे, ये क्लासिक विडंबना है। तो मैं ये मानूंगी कि जहां तक कि इकोनॉमी का सवाल है और मार्केट को देखने वाले लोगों का, उसमें काम करने वाले लोगों का, इंडस्ट्री उद्योगपतियों का सवाल है, कुछ आस बंद गई है। लगता है कैप्टन मोदी इन कमांड है, भले वो अभी तक CEO मोदी ना हो, लेकिन लगता है कि पॉलिटिकली वो अब अपने कैबिनेट के कमांड में है और सब इस आस में है कि वो कुछ कर देंगे। और जब मैं लोगों के पास वापस जाती हूं और पूछती हूं कि महंगाई पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या हुआ, तो उनका ये मानना है अभी तक नहीं हुआ लेकिन वो कुछ कर देंगे। तो एक मिड पॉइंट मोमेंट है जब कहीं ना कहीं ये आस लोगों में है कि हमसे जो कहा वो भी करेंगे, जो इकोनॉमी को आशा थी वो भी करेंगे। लेकिन ये मैं जरूर मानूंगी कि इसमें कुछ बड़ी चीजें, जैसे GST फॉर एग्जांपल, जिसमें कि ऐसा लगा था कि अगर ठीक है लोकसभा ही केवल है और राज्यसभा नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस से पास कर देंगे और ज्वाइंट सेशन से पास, मैं उस वक्त भी हंसी थी इन बातों पर। तो एक तरह से लेजिस्लेचर को वो ओवरराइड नहीं कर पाए हैं, और थोड़ा बुरा भी है लेकिन अच्छी बात भी यह है कि वो लेजिस्लेचर को ओवरराइड नहीं कर पाए हैं। गति कुछ स्लो होगी लेकिन अल्टीमेटली मोदी जज किए जाएंगे उन पैमानों पर जो अपने 550 रैलियों में उन्होंने लोगों से डायरेक्ट वायदे किए हैं। बिल्कुल, और वहां पर गतिमान होने की आवश्यकता बहुत है। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने लाया, और यहाँ पर मैं यतीश राजावत को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये लोकल सर्कल सिटीजन सर्वे किया। जिन बातों का जिक्र मनीषा जी ने किया, यतीश जी, अमन सिन्हा के बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन ये सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप जब पूछते हैं लोगों को कि क्या बेरोजगारी कम हुई है, तो 43% कहते हैं नहीं। क्या जो आपकी आम चीजें हैं दिन की, वो उनके कॉस्ट कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हुआ है, तो 55% कहते हैं नहीं। लेकिन ओवरऑल 46% कहते हैं कि मेट एक्सपेक्टेशंस और 18% कह रहे हैं कि एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, यानी 60% से ज्यादा लोग खुश हैं मोदी सरकार से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब पूछा जाता है कि क्या आप ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को लेकर, 76% कह रहे हैं हाँ। दूसरी तरफ कहते हैं कि आपके MP आपसे आकर बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं ना। यानी इसमें दो चीजें जो यतीश हमारी रीडिंग, और आप कहिए कि सही है कि नहीं, परसेप्शन में मोदी जी और मोदी जी की सरकार अभी भी आगे है। लोगों को पता है कि वो सब नहीं हुआ है जो प्रॉमिस किया गया, लेकिन अभी थोड़ा समय देने को तैयार है। देखिए तमन्ना जी, इसमें 2-3 चीजें जो आपने हाईलाइट की। सबसे पहली चीज जो आपने हाईलाइट की वो अनएम्प्लॉयमेंट आम आदमी का ये मानना है कि कम नहीं हो पा रही है, और ये GDP के आंकड़े तेजी दिखाते हैं, मार्केट तेजी दिखाता है, बट जमीन पे स्थिति ये है कि नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। खट्टर साहब ने भी इसका पहले जिक्र किया था। तो ये तो एक जमीनी हकीकत है, मगर ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है मोदी से या उनकी सरकार से, उस पे आम आदमी अभी भी शायद उनके साथ जुड़ा हुआ है।
इसीलिए जो आंकड़े कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेशन से या तो मीट कर रहे हैं या एक्सीड कर रहे हैं, उसकी तादाद अभी भी मतलब 60-65% से ज्यादा है। ये पॉजिटिव साइन है सरकार के लिए, लेकिन ये दूसरा साल है सरकार का, अब सिर्फ 3 साल बचे हैं और ये आंकड़ा पिछले साल के मुताबिक थोड़ा सा गिरा है। पिछले साल जब हमने ये सर्वे किया था तो ये 78% था और अब ये 64% है। तो अगर नौकरियों में बढ़त नहीं होगी और ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं होगी ग्राउंड लेवल पे, तो शायद ये प्रतिशत लगातार गिरती जाए। ओके। एक जो चीज है वो बहुत जरूरी है कि जो एमपी हैं दोनों, चाहे रूलिंग पार्टी के हों, चाहे अपोजिशन के हों या रीजनल पार्टीज के हों, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े नहीं हुए हैं। ये हर आदमी लगातार कह रहा है और पिछले साल के मुताबिक ये आंकड़ा और बढ़ गया है। पिछले साल मतलब ये था करीब 55% और अब ये 66% हो गया। और ये होता ही मतलब ये एक बड़ी विडंबना है हमारी कि हमारे एमपी जनरली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एकदम बिछड़ जाते हैं, दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमपीज आए हैं मोदी वेव में सवार होके। अमन सिन्हा जी, अब आप विश्लेषण दीजिए, आप अपनी रिस्पांस दीजिए। आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, लेकिन एमपीज की पॉइंट पर इस बार फर्स्ट टाइम एमपीज बहुत सारे आए हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन होगी। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ एमपीज का हम रिपोर्ट कार्ड देखें आने वाले दिनों में। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, तमन्ना जी, पहले तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप लोग सरकार के 2 वर्ष होने पे कार्यक्रम कर रहे हैं और आपने सर्वे किया, पर 2 वर्ष के पहले क्या हालात थे ये सब आपको ध्यान होगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी ध्यान होगा। देश में एक हताशा निराशा का माहौल था। यूपीए सरकार जिसने 12 लाख करोड़ के स्कैम स्कैंडल्स किए थे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो चुकी थी। सरकार का कोई इकबाल बाकी नहीं बचा था और एक, जैसे मैंने कहा, एक डिस्पोंडेंसी का, डूम एंड ग्लूम का जो माहौल पूरे देश में प्रिवेल कर रहा था, आज देखिए माहौल है पॉजिटिविटी का, एक्सपेक्टेशंस है, ऑप्टिमिज्म है और सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित की है, एक डिसाइसिवनेस आया है और किसी भी पैरामीटर्स पे आप देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स देखेंगे, कहीं यूपीए के कार्यकाल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट थी, आज हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। वी आर बाय फार द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एफडीआई इन्फ्लोज जो है वी हैव सरपास्ड, हम लोग चाइना और यूएस से भी आगे हैं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी ऑल टाइम हाई पे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा पूरी तरह से 30% बढ़ा है करीब। फिस्कल एक्सपेंडिचर कंट्रोल में है और होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने ऑल टाइम लो पे है। जो हमारे मित्र एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे थे, मैं आपको बस अगर 1-2 स्कीम्स भी बताऊं, जैसे अगर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, उसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों को लोन्स डिसबर्स हुए हैं ऑफ अमाउंटिंग टू अबाउट 65,000 करोड़। और आप समझिए कितने परिवार इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो इनिशिएटिव्स, जो लॉन्ग टर्म जो इनिशिएटिव्स जो इंट्रोड्यूस किए गए, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था इस देश में कि इस तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट होगा। एक जनधन योजना होगी जिसमें 20 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलेंगे और उसमें 30,000 करोड़ रुपया जमा होगा। इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं। देखिए, आपने इतने सारे पैरामीटर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नहीं, मुझे थोड़ा सा जवाब देने दीजिए जी। तमन्ना जी, देखिए, सभी ने अपनी बात रखी और 5-6 लोगों ने भाजपा से प्रश्न पूछा, तो मुझे थोड़ा सा जवाब देने का 2 मिनट मौका दीजिए। और ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स यही रिफ्लेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया आज एक्नॉलेज करती है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मॉडर्न डेवलप्ड इंडिया की, मॉडर्न डेवलप्ड एंड स्ट्रांग इंडिया की फाउंडेशन रखी जा रही है। अभी 2 साल हुए हैं और 3 साल और जब हमारे 5 साल का टर्म पूरा होगा, आप देखेंगे कि कितना इसका विजिबल इम्पैक्ट कभी शुरू में कम दिखता है, पर ये टेन्योर कंप्लीट होते होते आपको पूरा विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा और आगे भी हमारी सरकार आएगी तो उसको और हम लोग आगे लेके चलेंगे। मैं आपको पूरा मौका दिया है अमन सिन्हा जी, और आगे हम फिर डिबेट को ओपन भी करेंगे। लेकिन संजय झा जी, अब जरूरी है कि आप भी अपना रिस्पांस दें। देखिए, कुछ चीजें तो माननी होगी, एक्सपोर्ट्स घटे हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ टेक नहीं हुआ है, लेकिन आउटलुक बदला है,
पॉजिटिविटी आई है, ये तो आपको भी मानना होगा। मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा था। आप यदि आदि गोदरेज का बयान आपने पढ़ा होगा तो उसमें तो वो पूरे हताश और निराश, मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से ये लगा कि भारत के उद्योगपति जिन्होंने मोदी जी को बहुत वाहवाही दी थी, अब यदि वो निराशाजनक हो चुके हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा और कठोर संदेश है मोदी सरकार के लिए। लेकिन मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये काफी पेचीदा ये विषय, इस पर हम घंटों तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन निराशा बस संजय जी को हो रही है और कांग्रेस के सबसे पहले जरा इनको जरा रोकिएगा, आप जरा इनको रोकिए। नहीं, आप पूरी बात कीजिए, आप पूरी बात कीजिए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपना पहला ओपिनियन है, सब अपनी अपनी बात रखें और फिर हम ओपन करेंगे डिबेट को। संजय झा जी, आप अपनी पूरी बात रखें, फिर हम ओपन करेंगे डिबेट को। ओके, बिल्कुल, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ दो चीज बताना चाहूंगा। देखिए, भारत में अंत में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र को आप नकारते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो उससे आपके मैन्युफैक्चरिंग पर, आपकी बेरोजगारी पर बहुत गहरा असर होगा। और यहां पर यदि आप सर्वे कीजिए जाके विदर्भा, मराठवाड़ा में, गुजरात में, जहां भी जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि आज जो रूरल डिस्ट्रेस कहते हैं वो एक आसमान छू रहा है। चाहे मनरेगा के पेमेंट्स को इन्होंने डिले किया हो, या जिस तरीके से इन्होंने जो महाराष्ट्र में जहां मैं रहता हूं, वहां पर यदि आप किसी से भी पूछिए जिन्होंने वहां जाके देखा है कि कैसे हालात हैं, और ये ड्राउट को भूल जाइए, वैसे काफी 2 साल से भारत में रेनफॉल कम हुई है और उसका जिस तरीके का हालात है, जितने यहाँ पर किसानों ने आत्महत्या की है, वो बहुत ही गहरा विषय है और मोदी सरकार को इसमें 10 तमन्ना जी, मुझे कुछ जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जरा इनको रोकेंगे जरा आप, ये बड़े ही उत्सुक से जाते हैं। नहीं, वो देंगे जवाब, वो कह रहे हैं उनको जवाब देना, वो देंगे जवाब। आप अपना पॉइंट। अरे भाई, आप कितनी देर मोनोलॉग देते रहेंगे? दूसरी बात नहीं, पूरे इनकरेक्ट फैक्ट्स ये यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं। आपकी पूरी बात हमने सुनी, इनकी पूरी बात आप सुन लीजिए, फिर आप पूरे इत्मीनान से जवाब आप थोड़ी बताएंगे कैसे डिबेट करना है। जी संजय जी, तो सीएनबीसी आवाज में लोग, हाँ, तो अब इनकी बात हो गई, 3-4 मिनट से बोल रहे हैं लगातार। देखिए कंक्लूड कीजिए संजय झा, देख रहे हो कि कंक्लूड कीजिए संजय झा जी, कंक्लूड कीजिए। देखा, ये मोदी जी के ट्रोल्स ऐसे ही होते हैं। खैर, जहां तक बेरोजगारी की बात होती है, मोदी सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम तो बेरोजगारी को हटा देंगे। ओके, वो 15 लाख काले धन जो आने वाले थे, उसी तरह आज लेबर ब्यूरो का रिपोर्ट क्या कहता है तमन्ना जी, कि पिछले 1 साल में, अभी 2015-16 की रिपोर्ट देखिए, 2 करोड़ लोगों को इन्होंने वादा किया था और 1,25,000 लोगों को नौकरी मिली है। यानी 1% भी नौकरी में इन्होंने सफलता नहीं पाई है। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये भाषण देते रहे, लोग समझ चुके हैं कि जुमलेबाजी से डिबेट को ओपन करते हैं। बस एक पॉइंट संजय झा जी, आपने आदि गोदरेज की बात कही तो उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। आपने पता नहीं उनका बॉडी लैंग्वेज कहाँ देखा, क्योंकि एक प्रिंट इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखी थी। और दूसरी बात, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि बीफ बैन जैसी चीजों से बुरा असर पड़ता है, लेकिन उनके मुताबिक सरकार सही ट्रैक पर है। तो बस वो एक क्लैरिफिकेशन के साथ हम खुलते डिबेट को। जी अमन सिन्हा जी, सबको मौका मिलेगा और हम ऐसे ही डिबेट यहाँ पर चलाते हैं। आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट। जी नहीं, ये आप तो अच्छी डिबेट कराती हैं तमन्ना जी, पर हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता वो बड़े निराश और हताश हैं और इसीलिए उनको सभी में निराशा हताशा दिख रही है। उन्होंने आदि गोदरेज साहब की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली वहां बैठे बैठे और उस पर अपना जो है जजमेंट भी पास कर दिया। जितने फैक्ट्स ये कह रहे थे सारे के सारे इनकरेक्ट थे और वो सरकार, वो लोग जिन्होंने, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने काला धन अमास करने का काम किया, विदेशों में जाके इनके नेताओं के, कई लोगों के काले धन की रिपोर्ट्स आई हैं और ये यहां पे आके काले धन पे प्रवचन दे रहे हैं। इस सरकार ने जितना काला धन वापस लाने के लिए जितनी कार्रवाई की है, आजादी से लेके अभी तक सारी सरकारों ने अब हम चाहेंगे कि और पैनलिस्ट अपने पॉइंट जो ये एम्प्लॉयमेंट के जो लॉपसाइडेड फिगर्स दे रहे थे, भूल गए आज हम लोग विजय माल्या को। तमन्ना जी, टुडे वी आर दी फास्टेस्ट। अरे भाई, आप अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं, आपने काले धन की बात की, चलिए एक एक करके पॉइंट लेते हैं, एक एक करके पॉइंट लेते हैं। काले धन की नहीं, अभी ये क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? और अगर ये इंटरप्ट कर रहे हैं तो आप इनको रोकिए। नहीं, अब हम डिबेट को ओपन कर रहे हैं। सबने अपना, किसी को एक को मत सिखाइए। नहीं, सबका हम डिबेट अब ओपन कर रहे हैं। अब आप मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि काले धन पर एक पॉइंट उठाते हैं ना, तो नहीं, ठीक है, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जी नहीं, पर आई हैव नॉट कंक्लूडेड।
इन्होंने कई इनकरेक्ट फैक्ट्स दिए। एम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स हैं ये पता नहीं कहां से अपने आप कोट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया तमन्ना जी, खाली अगर आप मुद्रा बैंक से जो प्रधानमंत्री, ये लेबर ब्यूरो का रिपोर्ट है, कहाँ से नहीं, ये लेबर ब्यूरो का रिपोर्ट है। मत बोलिए, आंकड़ों पे जवाब देखिए, ओके, एक काम करते हैं अमन सिन्हा जी, संजय झा जी, एक काम करते हैं संजय झा जी और अमन सिन्हा जी, एक काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट यहाँ रिपोर्ट बना रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे 10 करोड़ लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 करोड़ लोग में शामिल हो, डायरेक्टली उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन लेट्स पिक अप एम्प्लॉयमेंट। संजय झा लेबर ब्यूरो के रिपोर्ट के नंबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन इसके पहले जगदीश खट्टर ने ये मर्यादित भाषा है हमारे कांग्रेस के मित्रों की। ये जो 44 पे आ गई है कांग्रेस, इसमें इनका बहुत रोल है। जगदीश खट्टर और राजवत ने जो पॉइंट रखा लेबर पर, उस पर आते हैं। नहीं, लेट्स नॉट डाइवर्ट प्लीज जेंटलमैन। अमन सिन्हा जी, संजय झा जी, प्लीज आप पॉइंट पर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। जी जगदीश खट्टर जी, क्या क्वेश्चन है उसका? मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट पे आपने एक पॉइंट रखा था। अमन सिन्हा जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में जो लेबर ब्यूरो के नंबर्स बता रहे संजय झा गलत है। क्या एम्प्लॉयमेंट का असली एक प्रॉब्लम है या नहीं? मेरे पास नहीं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये हम नहीं जा सकते। आई मीन लेट्स नॉट अवॉइड दैट एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर से आएगी, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, 2 ड्राउट हो गए हैं। अब जाके सरकार ने काम शुरू किया है जिसका असर होगा अगले सालों में। अगर ये 2 साल पहले एग्रीकल्चर में करता तो जब वहां पर आप देख लीजिएगा सारी इकोनॉमी जो रूरल एरिया की है वो डाउन हो गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर में बढ़ गई है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हुआ है। देखिए, अगर कैपेसिटीज एक जमाने में बढ़ी हैं, जो इंडस्ट्री है, जब तक वो कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करेगी तो नया इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर एसएमईज हैं, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन पे तवज्जो देते, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, डिमांड होती, यूटिलाइजेशन बढ़ती, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती। क्या है कि हम एफडीआई में नए लोगों को बुला रहे हैं, जो बुलाना है, लेकिन साहब उसका रिजल्ट 3-4 सालों के बाद आता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन नहीं हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, एफडीआई खुल गए हैं, इंश्योरेंस में एफडीआई है, बाकियों में है, डिफेंस में आ रहा है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बाद में आएंगे। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस इशू। एम्प्लॉयमेंट आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग से जी, और अमन सिन्हा जी मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। तमन्ना जी, इसमें नहीं, अमन सिन्हा जी, वैसे हम फिगर दिखा रहे हैं लेबर ब्यूरो के, जो संजय झा कोट कर रहे हैं, और वाकई एम्प्लॉयमेंट गिरा है। वो नरेगा का भी एक फंक्शन हो सकता है, और उसमें ये भी हम फैक्ट रख दें कि एम्प्लॉयमेंट को अचानक से बढ़ाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो एडमिट करने हैं। जैसे जीडीपी बढ़ा है, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन किया है आप लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट एक वीक एरिया है, उसको मान लीजिए अमन सिन्हा जी कि उस पर काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि आप इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए तमन्ना जी, देखिए एम्प्लॉयमेंट के भी कई जरिए होते हैं। एम्प्लॉयमेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसलिए वो लॉपसाइडेड फिगर्स पे मैं नहीं जा रहा, पर जो खट्टर साहब कह रहे थे, खाली इंश्योरेंस में एफडीआई आया है, 224 मिलियन फर्टिलाइजर में आया है, 125 मिलियन शुगर में आया है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर मशीनरी में 57 मिलियन आया है, और ये सारे मैं ऑथेंटिकेटेड डेटा कोट कर रहा हूं। और एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से आप एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे हमारे मित्र, तो एमएसएमई सेक्टर हो या स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें जिस तरह के लोन डिसबर्सल्स हुए हैं, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, स्वरोजगार में लोग लगे हैं, उस फिगर्स को आप थोड़ी नकार सकते हैं। और अगर हम आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की और इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम लो पे है, तो जरूर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स और सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो एक अच्छी जगह पे है, तभी वो है। और पूरी विश्व में जो अब इस एक वैश्विक मंदी चल रही है, अगर आप उसके रिलेशन में देखें तो वी आर डूइंग रिमार्केबली वेल। पर हमारे पैमाने, हमारे स्टैंडर्ड्स और भी हाई हैं, हम लोग और अच्छा जरूर करना चाहेंगे। पर मैं कह रहा हूं कि इस तरह की डिस्पोंडेंट पिक्चर अगर कोई देता है तो ये फेयर असेसमेंट नहीं होगा। और चाहे वो रूरल इकोनॉमी हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी को इम्पेटस मिला है। जैसे मैंने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अगर आप सीमेंट के, पावर के
और कोल के भी अगर आप नंबर्स देखेंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जी अमन सिन्हा जी, अमन सिन्हा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। जो एविडेंस है वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस सरकार ने काफी डिलीवर किया है, और जो इस तरह का परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है हमारे एडवर्सरीज द्वारा, वो फेयर असेसमेंट नहीं है। ओके, नहीं देखिए, ना तो पिक्चर पूरी तरह से डिस्पोंडेंट होती है, ना पिक्चर पूरी तरह से रोजी होती है। इसलिए आज हम इस डिबेट में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपर्ट्स हैं जो कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं रखते हैं, खास इकोनॉमी पर अपनी राय देने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब अपनी तैयारियां करके आए हैं। ब्रेक के बाद एक और बड़े सवाल को हम टैकल करेंगे, और ये सवाल है कि क्या मोदी सरकार को अमीर और गरीब में बैलेंस रखने में एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। एक तरफ आपको इंडस्ट्री को भी खुश करना है, दूसरी तरफ आम आदमी और गांव खेड़े में रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना है। मिडिल ग्राउंड लाना कितना आसान है, खास करके जब बार बार चुनाव होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। मोदी सरकार के 2 साल पर हम हफ्ते भर एनालिसिस कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। विकास होना था सबका, और सबका साथ भी होना था। कितना विकास हुआ है इसका हम आज पूरा हिसाब लगा रहे हैं आवाज अड्डा के इस खास कार्यक्रम में। मनीषा जी, हमने ब्रेक के पहले ये सवाल रखा था कि अर्बन रूरल डिवाइड, या एक तरफ इंडस्ट्री और इकोनॉमी को भी खुश रखना, दूसरी तरफ जो आम आदमी है, रूरल एरियाज है, वहां का भी ध्यान रखना, कितना बड़ा चैलेंज दिख रहा है। जैसे हमने इस बजट में देखा, अचानक पूरा फ्लेवर रूरल इंडिया की तरफ हो गया था क्योंकि ड्राउट की सिचुएशन थी। क्या वो बैलेंस रखना मुश्किल होने जा रहा है? नहीं, वो बहुत ही मुश्किल बात है, और यहां मैं अमन सिन्हा जी के बात से वाकफात रखती हूं। कुछ तरह से ये बहुत ही बड़ा इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। अब रूरल इंडिया, रूरल का मतलब कोई खराब चीज थोड़ी होती है, लेकिन आप भारतवर्ष में अगर देखिए कि रूरल का मतलब क्या है। रूरल का मतलब वो भूखंड है जहां लोग अभी भी पानी वैसे ही अर्जित कर सकते हैं जैसे कि स्टोन एज के जमाने में, जहां की पाइप से कोई चीज आप मुहैया नहीं करा पाए। तो ये एक लेगेसी है। वहां आप केवल एक तरह से स्मूथिंग, एक्सपेक्टेशन स्मूथिंग या डिस्ट्रेस स्मूथिंग करते हैं कि नरेगा आप दे दीजिए। नरेगा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नरेगा से ना एसेट्स जनरेट हुए हैं, ना ड्यूरेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। फुल एम्प्लॉयमेंट तो आप छोड़ दीजिए, उसकी आस तो हम छोड़ ही चुके थे। हाफ, 1/4, 1/3 एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हुई है। और जो शिफ्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर से, वो बेसिकली इसलिए है कि लोग बिल्कुल डिस्ट्रेस में माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज के फ्रिंजेस में अगर आप देखिए, जितने ही अनऑथराइज्ड कॉलोनीज या लोग एक तरह से 3rd क्लास ट्रेन के पायदान पे चढ़ के, लटक के, और शहर के बिल्कुल अनाधिकृत 3rd क्लास और अनरिकग्नाइज्ड नागरिक बनके, तो एक तरह से ये अंधेरे में लोग जो है वो, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से एक ट्रेन आई, लेकिन भारत में रूरल से अर्बन रोज एक ट्रेन आ रही है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और यही कहानी वास्तव में भारत के अनएम्प्लॉयमेंट की है। वो ट्रिक जो है वो डेटा स्मूथिंग से अब नहीं चलेगा। आप डिस्ट्रेस के लिए आप देखिए, अब बोलते 2 साल का ड्राउट है। अरे पीछे भी तो सरकारें जो यूपीए की जीती थी, वो फार्मर के लोन्स को वेव ऑफ करके, मतलब आप कोई भी लोन लेता है, अगर हम और आप ईएमआई लेते हैं, हम सोचते नहीं है कि हम उसको डिफॉल्ट करेंगे। तो कृषि करने वाला भी वैसा ही व्यक्ति है, वो चाहता नहीं है कि करे, उसको इतना बुरा लगता है कि वो अपना, उसके पास एक चीज जिस पर उसका कंट्रोल है, अख्तियार है, वो है वो अपने खुद की जान वो ले लेता है। तो हमारे यहाँ खुद की जान भी अगर रूरल एरियाज में लोग ले लें, तब भी हमारे यहाँ नीति निर्माता जो है वो विचलित नहीं होते, कहते नरेगा काम कर रहा है तो करो भैया। आप बूंद बूंद से, ड्रॉपर से डालो उसको, और सांस भी निकल जाए तो कहते रहो स्कीम बड़ी अच्छी थी, पैसा नहीं दिया। अरे दिया, कुछ नहीं हुआ इससे। जमीन सूखी की सूखी रही, बंजर की बंजर रही। नरेगा से आपने ड्रिप इरिगेशन के कुछ प्रोजेक्ट किए क्या? कुछ ड्यूरेबल एसेट्स बनाया क्या? अमन सिन्हा जी को जवाब देना चाहिए आपको इस पर सर। ये ड्यूरेबल क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, मोदी के क्वेश्चंस केवल नहीं है। हाँ, मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ। शर्म है इस बात की कि ऐसा भारत है हमारा जिसमें रूरल का नहीं। देखिए, रूरल डिस्ट्रेस की जो एक कहानी है, अमन सिन्हा जी आप पूरे इत्मीनान से जवाब दीजिए। बस एक पॉइंट में इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। रूरल डिस्ट्रेस को लेकर पिछले साल सितंबर में पहला फोरकास्ट आ चुका था कि इस बार बारिश फेल होने वाली है।
ये कोई नई बात नहीं निकल कर आई। निंदा ये हो रही है सरकार की कि तैयारी नहीं हो पाई। नहीं, ये तो कहना एकदम अनुचित होगा और ये बात आपकी सही है। दिस इज अ फैक्ट कि बारिश उतनी अच्छी नहीं हो पाई पिछले साल, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रेस हो सकता है। पर अगर आप देखें सरकार ने उस पूरी स्थिति को कैसे एड्रेस किया। आज एक जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो सभी फार्मर्स के पास है। अगर आप देखें डिस्ट्रेस रिलेटिव टर्म में अगर आप देखें तो डिस्ट्रेस यूपीए की सरकारों से तो वाकई कम हुआ है। जो इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही थी जो बहुत ही दुखद है, फार्मर सुइसाइड या इस तरह के डिस्ट्रेस की, वो दोज आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन। और रूरल इकोनॉमी को इम्पेटस करने का या उसको इम्पेटस देने का जो फोकस है वो इस सरकार का आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में रहा है। बजट में भी जो आंकड़े हैं इस पर मैं रिफ्यूट करना चाहती हूँ आपको। इम्पेटस या वो डायरेक्शन स्पष्ट रूप से दिखता है। सुसाइड के जो आंकड़े हैं आप कर लीजिएगा रिफ्यूट। नहीं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, सुनिए, आप कर लीजिएगा रिफ्यूट। एग्रीकल्चरल इनकम्स को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई, आपको तो कुछ ककारा नहीं पता है, बीच में बस इंटरप्ट कर दे रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम्स को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कॉल दिया है कि एग्रीकल्चरल इनकम्स को डबल करने के लिए हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए श्रीमान जी, अगर आपको कुछ पता ना हो तो बीच में आप बोलते मत रहा। नहीं अमन सिन्हा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुसाइड आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो ला रहे हैं। आप बताइए पहले कोई क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है अमन सिन्हा जी, आप अपनी पूरी बात रखिए। आप अगर देखेंगे जिस तरह से मार्केट कमिटीज जो होते हैं उनका रिफॉर्म हुआ, एक बिचौलियों को हटा के एक पूरा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन मराठवाड़ा में, अमन सिन्हा जी बस वो एक पॉइंट पे, मराठवाड़ा में 1 जनवरी में 30,000 से ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सुसाइड्स कम हो रहे हैं। तमन्ना जी, कैन आई इंटरवीन फॉर अ मिनट प्लीज? नहीं, सुसाइड बिल्कुल कम हुए हैं और आप एनसीआरबी का डेटा चेक कर लीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। सुसाइड बिल्कुल कम हुए हैं और एग्रेरियन डिस्ट्रेस भी कम है। इसलिए आना चाह रहे हैं और फिर हम संजय सिन्हा के पास जाएंगे। जी, सरकार उसको पूरी तरह से एड्रेस कर रही है। हम लोग इसमें स्ट्रक्चरल पॉलिसी बना के उसको एड्रेस कर रहे हैं और बहुत एफडीआई और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो रूरल और एग्रेरियन सेक्टर में आया है, उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता है। जी जगदीश खट्टर जी। मना जी, मुझे एक चीज कहनी है। आई थिंक हम कभी कभी भूल जाते हैं हर चीज मोदी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। अब फैक्ट ये है और ये मेरा कई सालों से मत ये है कि अगर हमें जो प्रोग्रेस चाहिए ग्राउंड लेवल में, वो आजकल ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, पावर है, ये सब एजुकेशन है, हेल्थ है, आइदर दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स और दे आर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, वो कर सकती हैं और मैक्रो लेवल में कुछ पॉलिसी बना सकती हैं। ये जो चीजें हम बहुत सी कर रहे हैं ये स्टेट्स में हैं। ठीक है, और ये इट्स हाई टाइम कि हमारे चैनल और मीडिया अब स्टेट्स को जाके एग्जामिन करेंगे किस स्टेट में अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जगदीश जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट रेलवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है वो ट्रेन भेजती है। तो एक साथ काम हो रहा है। एक पीएम सीएम टीम का एक प्रॉमिस था उसमें, तो हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसमें सेंट्रल फंड से क्या निकला है। लेकिन एक जो क्लियरली स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट है नहीं, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखिएगा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 80-90 हजार करोड़ इरिगेशन में लगाया है। अग्रीड, क्या हुआ है उसका? कंप्लीटली वहाँ कई सारे सिंचाई स्कैम हुए। बिल्कुल सही बात है जी। संजय सिन्हा जी, मैं आना चाह रही थी एक और बड़े टॉपिक पर, और वो है टैक्स टेररिज्म को खत्म करने का जो वादा है। किस तरह के हमने इस पर काम देखा है, और दूसरी तरफ एक कोशिश हमेशा हमने देखी है वित्त मंत्रालय से कि कुछ नया करें, कुछ आउट ऑफ बाउंड्स करें और फिर उसमें थोड़ा सा यू टर्न। ईपीएफओ उसका एक एग्जांपल है। पहले उसको कहा कि हम टैक्स करेंगे विड्रॉल पर, फिर कहा नहीं करेंगे, फिर कहा कि इसको आप विड्रॉल रिटायरमेंट एज तक ही करने देंगे, उस पर भी वापस गए। क्या कहीं ना कहीं कोशिशें और पॉपुलैरिटी के बीच में मामला फंस रहा है? संजय सिन्हा जी, आपसे सवाल। देखिए, मुझे लग रहा है कि क्या हुआ है, अगर सिर्फ ये ईपीएफओ के टैक्सेशन को अगर हम सेंट्रल में ना रखें, तो अगर हम देखें तो एक जो बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, बोल्ड कदम
एनडीए की सरकार ने ली है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट की जो हार्ड पॉलिसी थी कि जब हमारे जितने सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट थे उनकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थी और हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आगाह कर रहे थे कि वो अपने रेट काटे, तो हमारे ख्याल से ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि जो फ्रीली मार्केट डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट है वो हम घटा दें और जो सरकार द्वारा निर्धारित इंटरेस्ट रेट है उसको हम ऊपर रखें, तो कम से कम एनडीए सरकार की उपलब्धि में मैं ये तो जरूर गिनूंगा कि इन्होंने सारे इंटरेस्ट रेट्स को एक दूसरे से अलाइन करने की कोशिश की। उसी कंटेक्स्ट में कहीं कहीं जो एग्जीक्यूटिव ड्राफ्टिंग है उसमें कई बार लोग ओवर इंथुजियाज्म में कुछ ऐसा ड्राफ्ट कर देते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने में या जो उनका जो कहते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ वाज डिफरेंट देन दी एक्चुअल वर्ड। बट अगर आपको याद होगा तो पिछली सरकार में एक राजीव गांधी इक्विटी स्कीम लॉन्च किया गया था जी। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्कीम था कि आम आदमी के समझ के बाहर था, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ईपीएफओ में भी जो भी फेरबदल हुआ, बट सबसे बड़ी बात तो हुई कि कम से कम अनपॉपुलर स्टेप होने के बावजूद कम से कम सरकार ने ईपीएफओ में और जो पोस्टल सेविंग्स रेट थी उसको घटाने का पहल किया। ओके, ये दूसरा मुद्दा जो आपने वो टैक्स टेररिज्म का उठाया जी, हमारे ख्याल से देखिए ये तो एक तो कांटा तो जरूर है ये जो बार बार चुभता है लोगों को, लेकिन देखिए इतने सालों से मुझे याद है कि शायद 2006 में पहली बार पी नोट्स पर नकेल कसने की बात उठाई गई थी और उसके बाद इस फ्रंट पे कुछ खास काम हुआ नहीं। करीब करीब 10 साल के बाद ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि मॉरिशस के साथ जो हमारी टैक्स ट्रीटी है उसको रीडिफाइन करना, उसके टर्म्स को रीडिफाइन करना, कम से कम ये तो पहल लिया गया और इसमें जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपने इंटरप्रिटेशन से ना टैक्स लगाए इसके लिए काफी क्लैरिटी दी गई। ओके, तो ये भी एक उपलब्धि माना जा सकता है क्योंकि ये सरकार मैं काफी सुन रहा था कि देखिए हर सरकार के प्लसेस माइनसेस होंगे, हमें ये देखना चाहिए कि क्या सरकार अनपॉपुलर स्टेप्स भी ले सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अनपॉपुलर स्टेप्स भी लिए हैं ये जानते हुए कि कुछ स्टेट इलेक्शंस बिल्कुल उनके सामने खड़े थे लेकिन वो हटे नहीं। ओके, और पी नोट्स वाले मामले को वाकई अच्छे से मैनेज भी कर दिया गया। एक और बड़ा मैं आती हूँ आपकी बात समझना कर दूं इसमें मैं बस एक और बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ जी, मैं इसमें मुद्दा उठाना चाह रही थी एनपीएस का, क्योंकि समय लिमिटेड है और पूरे इकोनॉमी पर हर चीज पर बात करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो की मुद्दे हैं जो इन 2 सालों को डिफाइन करते हैं उस पर चर्चा करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इसलिए अनिल पद्मनाभन जी, अब आते हैं पूरे एनपीए के मामले पर। पिछले कुछ महीनों से अचानक से एक बम की तरह फूटा जिसमें आइडिया ही नहीं था कि हमारी सरकारी बैंकों में इतने खराब लोन पड़े हैं। जो एक सवाल बनता है सरकार से और आप इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि क्या अभी तक वो पारदर्शिता सामने आई है जिसकी जरूरत है, कि कौन है विलफुल डिफॉल्टर, किसने लोन देकर वापस नहीं किए हैं और उनसे पैसे वापस करने के क्या प्रयास चल रहे हैं। तमन्ना जी, आपने ना बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है एनपीए को लेके, जिस पर्सपेक्टिव से आपसे उठाया है। ये विलफुल डिफॉल्टर को ही लेते हैं, ये एक वहम सा एक भ्रम फैला दिया गया है कि जो भी डिफॉल्ट करता है सारे विलफुल डिफॉल्टर है, ये गलत है। ये आरबीआई गवर्नर ने भी साफ कर दिया है। तो अगर आप 100% देखें तो उसमें से 10 या 20% लोग होंगे जो विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में आते हैं। बाकी जो है ना, ये जो एक तो है कि बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया, मतलब उस तरीके से, दूसरा जो स्टील कमोडिटी प्राइसेस जो सब गिरे एक साथ, तो ये पूरे सेक्टर नहीं, नाम उनके जो नाम है वो तो लिस्ट तो लीक हो चुके हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था वो सब जगह छप चुका है। एंड वो ऐसे कोई मोटे लिस्ट में भी नहीं है जितने हम सोच रहे थे, जो मतलब एक मिस्ट्री जो था वो तो सामने आया नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं दैट ये एक एक विषय जो है, जैसे आप इफ आई कैन बैकअप अ लिटिल, आप जो ये डिबेट में ये बेरोजगारी पे भी जो था और ये जो आपने पूछा था कि इनका ये गरीबों और अमीरों में कैसे बैलेंस मेंटेन करेंगे, ये थोड़े मैं एक
पर्सपेक्टिव शेयर कर लूं अपने दर्शकों के लिए कि वो समझे ये नहीं तो ये एक पॉलिटिकल लेवल एक डिबेट हो जा रहा है कि ये एनडीए का अच्छा है, यूपीए का बुरा है, जो भी है। आई थिंक ये ऐसे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली एग्रीकल्चर में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। आप ये पिछले 10-20 सालों में हॉर्टिकल्चर जो है विच इज बेसिकली एक कैश क्रॉप, ये फूड ग्रेन आउटपुट से ज्यादा बढ़ गया, इसी के कारण रिस्क बढ़ा है। ये रिस्क को नहीं कवर कर रहे, इसीलिए ये आत्महत्या जो आप एक अप ट्रेंड देख रहे हो ये एनडीए यूपीए का नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन। दूसरी बात, ये बात तो सही है कि जो आत्महत्या कर रहा है, साफ कर दिया। और अमित शाह जी ने हमारे यहाँ एक लेख, जी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हो जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसमें लास्ट रिमार्क्स आ जाए। पद्मनाभन साहब, जो आत्महत्या कर रहा है वो नहीं सोच रहा है कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, इस वक्त उसे कोई पड़ी नहीं है, उसे रिलीफ चाहिए। मूल सवाल है, और यतीश प्लीज संक्षेप में, कि क्या वो रिलीफ आई है? देखिए, रिलीफ मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल डिबेट में नहीं आती है जब तक इशू क्लियरली आइडेंटिफाइड ना हो। इशू हमने डिस्कस भी किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या ग्रोथ आएगी एसएमई की तरफ से। एग्रीकल्चर सेक्टर जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिस पे डिपेंडेंट है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। वो आज, या ऐसा नहीं है कि आज करने से कल हो जाएगी, वो बिल्कुल उसके अंदर स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, जो है इरिगेशन की। इसमें पिछली सरकारों में और किसी ने काम किया ही नहीं है। वैसे हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट से बात नहीं बनती। फैक्ट ये है कि जो सरकार चलाता है वो चेंज लाता है, और वो चेंज का एजेंट पॉलिटिक्स है। इसलिए अंत में, क्योंकि बहुत समय कम बचा है, संजय झा और अमन सिन्हा से लास्ट पॉइंट, एक दूसरे से आप मत लड़िए, लेकिन 10-10 सेकंड में बताइए। पहले संजय झा और लास्ट वर्ड टू अमन सिन्हा। संजय झा, ये मानेंगे कि ग्रोथ की पटरी पर हम चले हैं, रफ्तार और होनी चाहिए, ये उम्मीद है? देखिए तमन्ना जी, मैं आंकड़ों पे जवाब दूंगा। जहां पर आपकी निर्यात 16 महीने लगातार गिरती रहे, और इसके बावजूद कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम 1/4 तक पहुंच गया, आपने आम आदमी का कम से कम 1,55,000 करोड़ आपने अपने पॉकेट में रखा। आपने आम आदमी के पैसे आपने अपने पास रखे। विकास अमन सिन्हा जी, तो ये और कितने, और देखिए 3 साल और हैं, और 2019 तक लोग ये नहीं आंकेंगे कि देखिए माहौल अच्छा हो गया। तब तक तो लोग हार्ड मूवमेंट देखना चाहेंगे अपने सामने। तमन्ना जी, मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया, पर मैं ये बता दूं कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आप देखेंगी तमन्ना जी, और अगर हमारी इकोनॉमी के जो भी पैरामीटर्स हैं अगर आप उन पे देखेंगी, तो सारे पैरामीटर्स पे दिस गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। और तभी आज हम लोग ऑन अ रिलेटिव स्केल वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट एंड लोएस्ट इस नोट पे बहुत शुक्रिया आप सबका फॉरेस्ट रिजर्व, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, और आउट ऑफ टाइम अमन सिन्हा जी, देखिए तमन्ना जी बस 10 सेकंड और, ग्रोथ सोशल सेक्टर में जितनी स्कीम्स आई होता है उम्मीद का। अमन सिन्हा जी, आई हैव टू रैप प्लीज। एक्सीडेंटल क्लेम इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फैक्टर होता है उम्मीद अभी बरकरार है 2 साल तक, लेकिन क्या ये अगले 3 साल तक बस उम्मीद पर दुनिया कायम रहेगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए खास चर्चा में। और एक मॉडर्न डेवलप